नमस्कार, जोहार। हमारे साथ बैठे यहाँ के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार कुशवाहा जी, अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उमर खान जी, हमारे साथ बैठे जो पूर्व अध्यक्ष हैं गगन मिश्रा जी और कार्यकारी अध्यक्ष रिजवान जी, तमाम आप पत्रकार मित्रों, जिस तरह से पूरे देश में एक आतंक का माहौल कायम किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम लोग पूरे देश में 21 से 24 तारीख तक 57 जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चयनित या मनोनीत लोग जो हैं पूरे देश भर में आज मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी और ईडी के गठबंधन के खिलाफ हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। उसी निमित्त हमारे नेता, हमारे पूर्व प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुझे गया की जिम्मेदारी दी गई है। आप सब जानते हैं कि केंद्र की जो ये निकम्मी सरकार है, किस तरह से लगातार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करती रहती है। जब हम लोग महात्मा गांधी के साबरमती के तट पर जाकर के अपना एआईसीसी का सम्मेलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम गुजरात से पूरी तरह से उखड़ने वाले हैं। जिस तरह से वहां गुजरात में आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी को जो रिस्पांस मिला, उसके बाद घबराहट बढ़ी और जिस तरह से आनन फानन में जो लोग वक्फ बोर्ड विधेयक को नहीं चाहते थे, बावजूद किस तरह से आनन फानन में लाया गया और पूरे देश में एक नफरत का माहौल कायम किया गया, उससे ध्यान हटाने के लिए ये एक बार फिर से ईडी का जो खेल है वो पूरे भारतवर्ष में शुरू किया गया और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को लेकर के चार्जशीट दाखिल की गई, जिसका हम लोगों ने पूर्व में बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ जवाब दिया हुआ है और उसको बेवजह एक जो ताना बाना इनका होता है कि किस तरह से बुन करके हमारे नेताओं की छवि को खराब किया जाए, उस निमित्त इन्होंने चार्जशीट दाखिल करवाने का काम किया। मैं पड़ोस के राज्य से आता हूं, झारखंड से आता हूं। झारखंड में हमारे गठबंधन की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे। किस तरह से ईडी द्वारा ज्यादती की गई, पूरे देश ने देखा कि एक आदिवासी का बेटा अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उनको दिक्कत होती है और किस तरह से 5500 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया गया और मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष के लोग हैं उन पर इस तरह के मुकदमे किए जाते हैं। नतीजा क्या हुआ कि हम 5500 पन्नों के चार्जशीट के बाद, माननीय मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद, फिर से हम दोबारा 56 इंच की छाती रखने वाले जो प्रधानमंत्री हैं उनका छाती तोड़ने के लिए हम लोगों ने 56 सीटें लाने का काम किया और फिर से एक बार झारखंड में गठबंधन की सरकार बनाई। जो भी अभी तक केस हुए हैं, मुकदमे हुए हैं ईडी के द्वारा, उसका नतीजा क्या निकला है? 5000 से ज्यादा मुकदमा करते हैं, नतीजा 0 है। 2 मामलों में आज तक कन्विक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक वसूली एजेंसी बन गई है। सिर्फ और सिर्फ काम करना है तो वसूली करना है, या अगर पैसे की वसूली नहीं हो सकती है तो नेताओं को वसूल करके उनको भारतीय जनता पार्टी के गोद में ले जाके बैठा देना है। आपने देखा है
चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, देश का कोई कोना हो, जहां ईडी के छापे पड़े, जो नेता बेईमान थे उनको किसी न किसी तरह से अपने पाले में ईडी से डरा करके करने का काम किया गया और वो एक बार फिर दहशत का माहौल कायम करना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से 11,000 किलोमीटर पूरे देश का दौरा किया है और लोगों के दुख दर्द को समझने का काम किया है और लोगों की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति उनको देख के राहत महसूस करता है। तो वैसे में आप जानते हैं डराने की भी कोशिश होगी, धमकाने की भी कोशिश होगी, लेकिन ना हम डरने वाले लोग हैं, ना झुकने वाले लोग हैं। हम लगातार संघर्ष करने वाले लोग हैं और इसलिए हम लोगों ने ठाना है कि इस पूरे मामले को पूरी तरह से आप सबों को बताना है, क्योंकि जो हालात बने हैं देश में, जिस तरह से मीडिया को हाईजैक किया जा रहा है, गलत फीड दे करके गलत बातें चलवाई जाती है, वो किसी से छुपा नहीं है। अगर एजेएल जो मामला हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी डूब रही है, हम दूसरी कंपनी बना करके और अपनी कंपनी को मदद करना चाहते हैं, उसमें तुम्हारा क्या है? कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग होगी? कौन से विदेशों में पैसा चला गया? क्या हुआ? तो ये बताने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ हैवोक क्रिएट करते हैं, डराने का प्रयास करते हैं। आप सबों को, चूंकि ये जो एजेएल का मामला है, आप लोगों को लिखित रूप से तो दे ही रहा हूं, लेकिन कुछ बताना चाहता हूं कि जो हमारे नेता थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, रफी अहमद किदवई जैसे स्वतंत्रता सेनानी 1937 में इस अखबार को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लाने का काम किया ताकि वो अखबार देश की आवाज बन सके और देश की आवाज बनी। देश को आजादी दिलाने में अगर किसी अखबार का महत्वपूर्ण योगदान रहा तो वो सिर्फ नेशनल हेराल्ड का रहा है। अब उससे लोगों को परेशानी हो रही है कि जब तमाम चीजों को हम खत्म करते जा रहे हैं, जब आरएसएस के लोग नाथूराम गॉडसे की हत्या तक कर दे रहे हैं, अब उनके विचारों की हत्या करना है, जो हम मीडिया के माध्यम से जो हम अपनी बात रख सकते हैं। चूंकि जिस तरह से हाईजैकिंग शुरू हुआ है, ठीक है, मालिकान जो करते हो करेंगे, लेकिन हम ये जरूर समझते हैं कि आज भी पत्रकार जो है, जो श्रमजीवी हैं, वो लगातार मेहनत करते हैं और सच का आईना दिखाने का जरूर प्रयास करते हैं। इसलिए हम लोग पूरे देश में प्रेस के सामने जा रहे हैं, अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। आप देखें कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो कैसे लगा था? मैं तो ये कहता हूं कि आरएसएस के मिलीभगत से अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। चूंकि आरएसएस जो थी अंग्रेजों की अनुषंगी इकाई थी और इसलिए देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने कर दिया कि हम अंग्रेजों के चापलूसी करते थे और आपने इस देश को आजादी दिलाने का काम किया, अंग्रेजों को देश से भगाने का काम किया, तो आप इस देश में रहने के लायक नहीं और इसलिए देश में या दुनिया में रहने के लायक नहीं, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। फिर हम लोगों ने 37-38 में जो एजेएल की स्थापना मूल रूप से पब्लिक लिमिटेड न्यूज़पेपर कंपनी में की गई थी, उनका उद्देश्य संघर्ष का मुखपत्र बनाना था, ना कि मुनाफा कमाना था। आज के दौर में आप देख रहे हैं किस तरह से मुनाफा कमाने का दौर चल रहा है और उस दौर में कोई पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए जो भी खबर प्लांट कराया जाता है वही खबर चलती दिखाई देती है। अब एक संदर्भ लेना चाहूंगा। आदरणीय राहुल गांधी जी विदेश दौरे पर हैं और उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पे कुछ कहा है, उस पर जो मीडिया या भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, अरे अब ग्लोबल दुनिया है, यहां आप कहते हैं कुछ तो विदेश तक जाती है और विदेश में कहते हैं
तो पूरे दुनिया तक जाती है। प्रधानमंत्री जाकर के हमारे तमाम महापुरुषों के बारे में आलोचना करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि आदि, जो भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हों, सभी लोगों के संदर्भ में जब बुराई करते हैं तो वो विदेश दुनिया में उससे कोई भारत का नुकसान नहीं होता है। लेकिन आज इनको लगता है कि नुकसान हो रहा है। आप देखेंगे तो 2002 से 2011 के बीच में संस्था को बचाने के लिए बैंक चेक के माध्यम से हम लोगों ने 100 छोटे छोटे किस्तों में 90 करोड़ रुपए का भुगतान किया। अखबार की खराब वित्तीय स्थिति के कारण नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों, यानी कि अखबार के कर्मचारियों का, अखबार के पत्रकारों का वेतन मिलने में बहुत देरी हो रही थी। उसको दुरुस्त करने के लिए वह नेशनल हेराल्ड को सिर्फ एक अखबार नहीं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम और गणतंत्र के मूल्यों पर आधारित अखबार मानती थी, इसलिए उसको बचाने का प्रयास किया गया। और जो दौर चल रहा था उसमें नेशनल हेराल्ड और संडे नवजीवन को पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी था और उसलिए ये सारी चीजें की गई थी। इसमें हम लोग इतना ही कहेंगे कि जो हुआ वो अखबार को बचाने के लिए हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई और उसमें तरह तरह के सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग जो उन्होंने दायर किया 2020 में और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, अपनी खुद की जिरा पर रोक लगाने की मांग भी की और बदले में अपने ही मामले में खिलाफ किया। इससे पहले 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी के चुनाव आयोग में की गई शिकायत को खारिज कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29B और 29C के तहत इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई राजनीतिक दल अपने फंड का उपयोग कैसे कर सकता है। मतलब अगर हम अपने दल के पैसे से अगर अखबार चलाना चाहते हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उस पर ऑलरेडी फैसला आया हुआ है। बावजूद आपने देखा किस तरह से पिछले दिनों आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को बुला करके ईडी में पूछताछ की गई और सभी बातों से संतुष्ट होने के बाद लगभग आप देखेंगे तो 1.5-2 बरस के बाद फिर से ये प्रक्रिया चालू की गई। तो जो लोग हम लोग नारे लगाते हैं कि जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, उस कार्रवाई के तहत फिर से एक बार ईडी को आगे किया गया है और हमने पूरी कोशिश की है, हमने पूरा मुकम्मल जवाब देने का। आपने देखा पूरे देश में किस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ ईडी के मुख्यालयों पर और हम लोगों ने जब विरोध जताया तो उससे ध्यान भटकाने के लिए जो निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं जो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं दिवालियापन उनका दिखा रहा है, या यूं कहिए कुछ मनोचिकित्सकों से बात की थी तो उन्होंने कहा गर्मी और अहंकार का जब मिश्रण हो जाता है तो व्यक्ति इस तरह की बातें करने लगता है। शायद उसके शिकार हुए हैं। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो कहते हैं कि उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है उनके बयान से। अगर बयान से मतलब नहीं है तो उनसे भी मतलब नहीं रखना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे वो किसी चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब के बारे में बोल सकते हैं, कैसे वो अरोड़ा साहब के बारे में बोल सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन ये सीधी बात कहूं तो भारतीय जनता पार्टी का मूल काम आज के समय में जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार की जा रही है। महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल में जो क्रूड ऑयल में कमी आई जो रेट में, उसके बावजूद किस तरह से दाम बढ़ा करके पेट्रोल डीजल को बेचना है, यही सरकार का काम रह गया है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने देश बनाया है, देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने संविधान बनाया है, हमें संविधान बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। उस तहत हम लोग
चूंकि मीडिया को हम जो मीडिया के साथी हैं उनको चौथा स्तंभ मानते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुंचे। हम लगातार इस तरह के आयोजन करके आपके माध्यम से भी और सड़क, सदन और न्यायालय के माध्यम से इस सरकार को बताने का काम करेंगे कि आप जो अहंकार में चूर होकर के इस तरह की गलत हरकत कर रहे हैं उससे बाज आइए। लोकतंत्र को जिंदा रखने दीजिए, संविधान को जिंदा रहने दीजिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी मेहनत के बाद कुछ दिया है उसको तोड़ना मरोड़ना बंद कीजिए, उसमें नुक्ताचीनी निकालना बंद कीजिए। तो उस निमित्त आप लोगों से लगातार मुलाकात होती रहेगी। मैं इतना ही कहूँगा और अगर आपका कोई सवाल होगा तो उसका जवाब दूंगा। अध्यक्ष जी, और अगर कॉपी आ गई होगी तो हम लोग आपको वितरित कर देंगे ताकि आप जो मीडिया के साथी हैं, जो प्रिंट मीडिया के साथी हैं, वो विस्तार से हमारी बातों को जनता तक पहुंचा सकें। इस अखबार को चलाने के लिए सरकारी धन भी मिलता है। इस अखबार को चलाने के लिए सरकारी धन भी मिलता था। नहीं, अगर सरकारी धन मिलता तो इस अखबार की ये स्थिति नहीं होती। यही तो बात है कि हमने अपना पैसा दिया 90 करोड़ रुपया उसको जिंदा करने के लिए कि नहीं, ये है। फिर उसके बाद जो अब कितने पन्ने, 5000 पन्ने का सुना है कि वो भी चार्जशीट तैयार किए हैं, वो आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जो जिस तरह से बातें कही जा रही है वो पूरा झूठ का पुलिंदा है और इसमें आपको पूरी बातें विस्तार से लिखी हुई है कि किस परिस्थिति में हम लोगों ने कंपनी बनाई, फिर उसको हेल्प किया, हमारी पार्टी से जो हमको चंदा मिलता है उससे हमने मदद की। अब इनको दिक्कत है कि आप किसी अखबार को क्यों जिंदा करना चाहते हैं? हम अखबार को मारने में लगे हुए हैं, हम मीडिया को स्वतंत्र से गुलाम बनाने में लगे हुए हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए इस तरह की कवायद की जा रही है। इससे सीधा संदेश अखबार वालों के लिए भी है, पत्रकार मित्रों के लिए भी, और जो मीडिया कंपनी बड़ी बड़ी लोग चलाते हैं उनके लिए भी है कि हम जब कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अखबार को जीते जी मार सकते हैं तो आप लोग किस बात का गुमान रखते हैं कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता कर लेंगे? इसलिए ये एक तरह का। ठाकुर साहब जी, लखनऊ जो आपका नेशनल हेराल्ड था 1992 में ही ये समस्या में आ गई। वहाँ के कर्मियों की समस्या था, वेतन के मामले थे 1992 में थे। बिल्कुल, मुझे अंदाज है कि उस समय सरकार भी आपकी थी। हाँ। तो फिर ये समस्या कैसे हो गई थी? उन कर्मियों के, अखबार के कर्मियों के वेतन कैसे लंबे समय तक पड़े हुए? नहीं, देखिए सर, इससे इतर कर देते हैं कि सरकार हमारी थी, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं था। 1992 से जिस तरह से लगातार कई कर्मियों की छटनी भी हुई, बावजूद जब अब ऐसा लगा कि बिल्कुल मृत प्राय हो जाएगा तो इस पर फोकस किया गया। आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा संगठन में भी कई तरह के अभी नजदीक में बदलाव किए गए हैं। कई बार लगता है कि मोनोटोनस चलते रहे और उस पर कहीं न कहीं गिरावट आती जा रही है, तो ऐसे में हम लोगों को कदम उठाने पड़ते हैं और वो हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझ करके, जो एजेएल के लोग थे उन लोगों ने सोच समझ करके उठाया कि कैसे आज आप देख रहे हैं वो जितनी संख्या में प्रिंट होनी चाहिए वो भी नहीं हो पा रही है। बहुत जो कम लोग उसको लेते हैं, क्योंकि आज अखबार का दौर बहुत मुश्किल का दौर है। जो आप लोग अखबार के लोग हैं सब जानते हैं कि किस तरह से लगातार गिरावट आ रही है। तो उस निमित्त हम लोगों ने फैसला लिया था और उस संदर्भ में पूरी जानकारी आपको हम लोग इसमें दिए हैं। और अगर कोई सवाल हो। कल खड़गे साहब का बयान आया था कि मोदी और भाजपा हम लोगों के साथ दुश्मन जैसा। संदर्भ यही था कि जो चार्जशीट हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को परेशान करने के लिए हुआ है। तो इस पर आज जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका बयान आया है कि चूंकि कांग्रेस के नेता विदेश में जाकर देश का ये करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, तो निसंदेह वो देश के मतलब अहित कर रहे हैं, अहितकारी हैं।
नहीं देखिए, अब चूंकि मांझी जी कृपा के पात्र हैं, अब अगर वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, उनको आगे किया। देखिए किस तरह की भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है कि खड़गे साहब ने बोला है इसलिए मांझी जी को आगे कर दो। मांझी जी विदेश तो ले नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री जी, तो मांझी जी यही बैठ करके अपनी खींच मिटा रहे हैं और कुछ नहीं। विदेश लगातार उनके प्रधानमंत्री भी दौरा करते हैं, लगातार वो अपनी बातें कहते हैं, लगातार जो जिस देश को लोगों ने आजाद कराया, जिन लोगों ने, वो हमारे पूर्वजों को सरेआम सब कुछ कहते हैं। उस समय मांझी जी के जुबान से बात नहीं निकलती है। थोड़ा रुक जाइए, मांझी जी भी खिलाफ बोलेंगे, थोड़ा स्वार्थ की पूर्ति में कमी आने दीजिए। अभी चुनाव है, उसके बाद देखिए आगे आगे होता है क्या, तब क्या बोलते हैं। धन्यवाद। बीच में लाइट चढ़ गया फिर।